मैं आपसे एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। मैंने हंस के ताज़ा अंक में आपकी कहानी पढ़ी, जी ख्वाहिशों जी के पाबंद। जी। और ख्वाहिशों के पाबंद इस कहानी को पढ़ते हुए एक सामान्य पाठक के रूप में मैंने बस एक चीज़ महसूस की कि शायद कोई भी व्यक्ति अपनी ख्वाहिशों को 100% हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए यदि उसे थोड़ी बहुत अगर पाबंद के साथ ही अपनी ख्वाहिशें जीनी हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि आपने कहानी में से अपनी सोच के हिसाब से कुछ निकाला। दरअसल क्या है कि मुझे लगता है कि कोई भी कहानी तभी सफल होती है जब हर व्यक्ति के लिए उस कहानी में कुछ अपने लिए निकल आए। अब वो व्यक्ति अगर आपकी तरह सोचने वाला है, जो चीजों को हाई लेवल तक ले जाता है, वो अलग ढंग से सोचता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल घटनाक्रम को कहानी मान के चलता है। कोई व्यक्ति जो अलग किस्म का माहौल है उसको एंजॉय करता है। किसी व्यक्ति के लिए कहानी एक पूरी यात्रा भी हो सकती है कि वो किसी नए देश की यात्रा कराता है। तो बेसिकली कहानी तो जाहिर है कि दो ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन दोनों की ख्वाहिशें काफी ऊंची हैं। वो जीवन में बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं और उन दोनों के क्षेत्र भी एक ही हैं। दोनों नाटक के क्षेत्र से जुड़े हैं। और ब्रिटेन में क्योंकि नाटक एक बहुत एडवांस्ड कला है, तो यहाँ के जो लोग नाटक से जुड़ते हैं वो एक अलग किस्म की दुनिया में रहते हैं। वो हालांकि ये लोग दोनों हैं, ये नाटक के क्रिटिक हैं, ये नाटक के कलाकार नहीं है। तो इनका जीवन के प्रति भी जो रवैया है वो आलोचनात्मक रवैया है, लेकिन आलोचनात्मक होते हुए भी रोमांच से भरपूर है, रोमांच से भरपूर है। तो दोनों जब मिलते हैं तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि भाई जैसे मेड फॉर ईच अदर वाली बात है। और जो बातें करने के लिए हैं वो भी एक ही बात है, एक ही विषय पे बातें हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो वहां जब प्रेम होता है और जब जो हमारी नायिका है उसे पहले प्रेम का बहुत अजीब सा अनुभव था, कोई सुखद अनुभव नहीं था, तो वो जब अपने इस नए प्रेमी को पाती है तो वो बहुत सपने देखने लगती है। उसकी ख्वाहिशें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो उसकी पूरी तैयारी करती है। और क्योंकि ब्रिटेन का कल्चर है इस कहानी में, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी सोच ब्रिटिश है, उनकी सोच भारतीय नहीं है। वो जीवन के बारे में उस एंगल से देखते हैं जिस एंगल से कोई भी वाइट ब्रिटिश देखेगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर आप किसी देश में प्रवासी हैं तो आपकी पहली स्थिति यह है कि आप वहां से नॉस्टैल्जिया लिखते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि आप अपने अपनाए हुए देश को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखते हैं। और तीसरी स्थिति ये होती है कि आप ठीक वैसे ही सोचने लगते हैं जैसे वहां के लोकल लोग सोचते हैं। तो ये जो मेरे कैरेक्टर्स हैं इसलिए सोच पाते हैं कि अब मैं 23 साल से ब्रिटेन में रहता हूं। उससे पहले 21 साल पूरी दुनिया की यात्रा करता था एयर इंडिया के क्रू मेंबर की तरह। तो मैं इन लोगों की मानसिकता को समझ पाया। और इनकी मानसिकता अंग्रेजी है, केवल भाषा जो है कहानी की वो हिंदी है। सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद ही कहूंगी आपका कि मैं तेजेंद्र शर्मा सर के साथ मैं बातचीत कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो कहानी मेरी इतने सालों से मेरी प्रिय थी उसके कहानीकार तेजेंद्र सर है। जो और बहुत बहुत खूबसूरत कहानी है वो, कोख का किराया। तो सर ने शायद बहुत पहले लिखी होगी। शायद संबंधों को समझना। सर आपसे एक बात पूछना चाहूंगी मैं तेजेंद्र सर। पहला सवाल केवल उससे जो आपकी जो अभी कहानी हंस में आई है ख्वाहिशों के हाँ, और दूसरी सर ये वाली कोख का किराया, ये दोनों अलग अलग एक ऐसी कहानियां हैं। संबंधों को इतना गहनता से आपने बुना है और इतनी गंभीरता से आपने, जैसे कहते हैं ना, एक एक सुई लेकर संबंधों की एक एक तुरपाई की है। तो इतनी सूक्ष्मता सर संबंधों के आप कैसे लाते हैं? माने इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान आप किस तरीके से उकेर पाते हैं, वो भी पश्चिमी कैरेक्टर्स और यहाँ के कैरेक्टर सबको लेकर?
देखो, ये है कि मेरी जो ट्रेनिंग है वो अंग्रेजी साहित्य से है। तो मैंने जो पढ़ाई की है वो 1360 से लेके और 20वीं शताब्दी तक का जो अंग्रेजी साहित्य है वो लगभग सारा पढ़ने को मिला मुझे। तो भारतीय अपब्रिंगिंग और अंग्रेजी साहित्य और फिर इंग्लैंड में आके बसना, और उससे पहले एयर इंडिया में 20 साल पूरी दुनिया को देखना, तो इन सब चीजों ने मेरी सोच को थोड़ी सूक्ष्मता तो प्रदान की, क्योंकि जब आपकी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी अलग अलग माहौल से जुड़ जाती है। और ये कहानियां मैंने लिखी हैं तब जब मैं ब्रिटेन का हिंदी लेखक हो गया। मैं अभी बता रहा था कि पहली स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि नॉस्टैल्जिया लिखते हैं, दूसरी स्थिति में हम ब्रिटेन को या अपने अपनाए हुए देश को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखते हैं, मगर जब तीसरी स्थिति आती है जब हम बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं जैसे यहाँ के लोग सोचते हैं। अब इन दोनों कहानियों में फर्क ये है कि कोख का किराया की जो नायिका है वो है भारतीय मूल की मगर ब्रिटिश लड़की है, तो उसके पास थोड़ा सा ऐसा संघर्ष तनाव है स्थितियों को लेके कि वो भारतीय मूल्य भी उसको खींचते हैं, और जो जिस देश में वो पैदा हुई है बड़ी हुई है वहां के मूल्य उसको अपने लगते हैं। वो खुल के उस तरह से बात कर पाती है जैसे कोई भी वाइट ब्रिटेन में करेगा। तो इन दोनों कहानियों में ये फर्क हो जाता है कि ख्वाहिशों के पाबंद पूरी तरह से दो ब्रिटिश वाइट कैरेक्टर्स हैं, जहां भारतीय संस्कारों की कोई जगह नहीं है, बल्कि एक जगह पे है इसमें भी कि जब वो सोचती है कि अब वो वापस जाके अपनी सहेलियों से कह सकेगी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भी रेस्टोरेंट का बिल दिया। अब ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि हर चीज डच होती है ना कि 10 पाउंड का बिल आया तो 5 मैं दूंगा, 5 आप देंगे। तो यहाँ एक हल्का सा मैंने वो टच दिया है, क्योंकि ये लोग देखती हैं कि जो भारतीय लड़कियां हैं वो हमेशा ये मान के चलती हैं कि भाई लड़का लड़की गए हैं तो बिल तो लड़का दे ही रहा है, तो वो कहीं थोड़ा सा टच दिया है मैंने। इसी तरह से जो कोख का किराया है उसमें दोनों लड़कियां भारतीय हैं, और उन दोनों लड़कियों में मैंने फर्क दिखाया है। जो फुटबॉलर बीफी डेविड की जो बीवी है वो भी भारतीय मूल की है, मगर उसकी वैल्यूज अलग है। मगर जो मैनी है, जो कोख अपनी किराए पे देती है, उसकी वैल्यूज बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों की वैल्यूज को समझने की कोशिश की मैंने कि जब दो भारतीय मूल की लड़कियां ब्रिटेन में रह रही हैं, यहीं पढ़ी बली हैं, तो उनके किस तरह से आपस में कॉन्ट्रास्ट है कैरेक्टर का। और जो मैनी की भावनाएं हैं वो प्याज की परत की तरह एक एक करके बाहर आती है, क्योंकि वो चाह रही है कि सब कुछ नेचुरल तरीके से हो जाए, क्योंकि वो मन ही मन बीफी डेविड को चाहती है। लेकिन जो बीफी डेविड की पत्नी है वो इसे प्योरली एक बिजनेस डील मान के चल रही है कि हमने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हारी कोख किराए पे ली, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तुम्हें कीमत दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। तो किस तरह से दो कैरेक्टर्स एक ही सिचुएशन को अलग अलग ढंग से सोच रहे हैं, और कैसे, देखिए पति दोनों के विदेशी हैं, पति दोनों के वाइट ब्रिटिशर हैं, एक का रेलवे ड्राइवर है, एक का फुटबॉल प्लेयर है। तो किस तरह से जो हमारे निर्णय हैं वो हमारे घरेलू संबंधों को इफेक्ट करते हैं। आज हम T17 खेल रहे हैं, 17 मिनट थे और अब 10 मिनट बाकी हैं, तो तुम आज अपना जल्दी से दूसरा सवाल पूछ लो। एक तो सर मुझे याद है कि आपकी मैंने एक बात सुनी थी कई साल पहले, 2-3 साल हो गए शायद, इसमें पुस्तक मेले में
आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था यथार्थ का कि कहानियों में हमें कितना यथार्थ डालना चाहिए। और क्या कि आपने उसमें एक उदाहरण था कि किसी की कहानी आपने पढ़ी तो उसमें वो शताब्दी ट्रेन में वो खिड़की के किनारे सिगरेट पी रहा है। तो ये सर मैं जानना चाहूंगी कि ये जो नए लोग इतनी ऐसी बेवकूफियां करते हैं तो क्या वो उसकी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा सर नए कथाकारों को बताएं कि कहानी में यथार्थ कितना हो, और माने कि किसी भी स्थिति को वो कैसे देखे, तथ्य और कल्पना उसका वो किस तरीके से वो समावेश करें। देखो सोनाली, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहानी जो है वो घटना तो होती नहीं है। तो घटना में जब तक लेखक की कल्पनाशीलता और उद्देश्य नहीं जुड़ते तो कहानी बनती नहीं। तो कल्पना तो बहुत जरूरी है, मगर यथार्थ के धरातल पर कल्पना से की उड़ान होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज उसमें लिखें तो उससे पहले उस पर शोध जरूर करें। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है? 90% लेखन रिश्तों को लेकर है। बहुत कम संजीव जैसे लेखक हैं जो बाकायदा शोध करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बनारस के उन घाटों के बारे में बात करूं जहां मुर्दे 24 घंटे जलते चले जाते हैं, तो जब तक मैं वहां जाके वहां की सारी बातें समझ ना लूं, जब तक मुझे पता ना चले कि उन लोगों की सोच क्या है जो वहां पे खड़े लाशें जला रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, जब तक मैं उनके भीतर तक पहुंच ना जाऊं, तब तक मुझे कहानी नहीं लिखनी चाहिए। जैसे मुझे एक कहानी लिखनी थी, जमीन भुरभुरी क्यों है। उसमें सी क्लास ओपन जेल का जिक्र है। मैं उसके लिए ब्रिटेन की सी क्लास ओपन जेल देखने के लिए गया कि वो जेल कैसी होती है। उस जेल में जब लोगों को मिलना होता है तो वो किस जगह पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो मुझे पता चला कि वहां पे जेल इस तरह से है कि हर कैदी का एक कमरा है और उस कमरे की चाबी कैदी के ही पास है। वो अपना सुबह जब निकलेगा एक्सरसाइज के लिए, नहाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, वो चाबी से खुद ही दरवाजा खोलेगा, खुद ही बंद करेगा। वो वहां पे एक इंडिपेंडेंट जीवन बिताएगा क्योंकि वो मर्डरर नहीं है। उसने फाइनेंशियल कुछ इम्प्रॉपर की है, कुछ गबन किया है, तो इस वजह से वो जेल में है। लेकिन उस जेल में उससे कुछ नया सिखाया जाएगा। जैसे मेरे कैरेक्टर को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाते हैं, उसे टोकरी बुनना सिखाते हैं। तो ये सब मैंने जाके वहां सीखा। और फिर जब ये लोग मिलते हैं वहां पे, तो किस तरह मिलते हैं प्रेमी। जब जेल में प्रेमी जेल में है, प्रेमिका आई है, तो उनका मिलने का स्टाइल क्या है, उनकी बातचीत क्या है, उनकी बातचीत का लेवल क्या है। और जो भारतीय मूल का व्यक्ति उस जेल में है, वो और उसकी पत्नी की बातचीत क्या है। और जब 18 महीने के बाद पति बिकॉज ऑफ अ डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासित जीवन जीता है और समय पे खाता पीता है और अच्छा खाना खा रहा है वहां पे जेल में, वो 18 महीने में 10 साल जवान होकर वापस आता है। इन 18 महीनों में जो पत्नी है वो 10 साल बूढ़ी हो जाती है, बिकॉज वो घर के सारी जिम्मेदारियां चला रही। तो कहानी के अंत में उसका सवाल शीशे से ही है कि कसूर तो मेरे पति का था, अपराध तो उसने किया, पर जज साहब ये बताइए सजा मुझे मिली या मेरे पति को, क्योंकि बुढ़ी तो 10 साल मैं हुई हूं। तो ये इस तरह से जो कहानी बनी जाती है, उसमें घटना, कल्पनाशीलता और यथार्थ को इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक ऐसा संसार बनता है। देखो, जो कहानी का सच है वो जीवन के सच से फर्क होता है। जीवन के सच को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सच है। कहानी का जो सच है उसे केवल पॉसिबल नहीं लगना चाहिए, प्रोबेबल भी लगना चाहिए। अगला सवाल सर मैं आपसे पूछूंगी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और बाकी भी जगह देखते हैं, एक हम लोग लेखन और विचारधारा कि एक खास विचारधारा का ही काफी समय तक प्रभुत्व रहा और अभी भी है, अभी वो लोग कोशिश करते हैं। तो ऐसे में एक अगर दूसरा एक विचार है तो उसके विचारों वाला लेखक कैसे अपना स्थान बनाए, क्या वो आलोचकों की कितनी परवाह करे या केवल अपने लेखन की तरफ ध्यान दे।
और विचारधारा और लेखन में कितना घालमेल होना चाहिए और कितना बचा रह जाना चाहिए, तथ्यों के साथ कितना विचारधारा के आधार पर छेड़छाड़ ना हो, इसको सर आप और थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए सर। सोनाली, पूरी दुनिया का जो महानतम लिटरेचर है वो किसी विचारधारा के तहत नहीं लिखा गया था, क्योंकि महाभारत के सारे कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ हैं, रामायण के सारे कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ हैं, शेक्सपियर के सारे कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ हैं, मिल्टन के सारे कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ हैं। तो मतलब ये है कि ये जो विचारधारा वाला मामला है ये बहुत नया है, ये पुराना नहीं है। पुराने साहित्य में वैल्यूज थी और वैल्यूज की वजह से ये था कि जितने भी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होंगे उनको देखकर आम आदमी कुछ ना कुछ नया सीखेगा, कुछ वैल्यूज सीखेगा। जब राम आदर्श राजा हैं, जब कृष्ण कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, तो हर आम आदमी उससे कुछ ना कुछ सीखता है। मगर हुआ क्या कि एक आयातित विचारधारा को हमारे समाज पे थोप दिया गया। उसका हमारे समाज से कोई डायरेक्ट कनेक्शन था नहीं, और ये हम भूल गए कि विचारधारा के दबाव के तहत आप पैम्फलेट तो लिख सकते हैं, बना सकते हैं, साहित्य नहीं रख सकते। साहित्य भीतर से प्रस्फुटित होता है, तो विचार जो है वो भीतर से बाहर आता है, विचारधारा जो है वो बाहर से थोपी जाती है। इस विचारधारा के चक्कर में हिंदी साहित्य के बहुत टुकड़े हो गए। कोई महिला लेखन हो गया, कोई दलित लेखन हो गया, कोई पहाड़ी लेखन हो गया, आदिवासी लेखन हो गया, और नारेबाजियां बहुत ज्यादा आ गई साहित्य के अंदर, जबकि साहित्य को नारेबाजी से बचाना बहुत जरूरी है। हम बात कहें और उसे नाजुकी से कहें, जो बात कही जाए वो डंडे की तरह ना कही जाए, वो साहित्य नहीं कहलाएगा। साहित्य में बारीकी बहुत जरूरी है, साहित्य में खूबसूरती बहुत जरूरी है, शब्दों की भी और स्थितियों की भी और प्रेजेंटेशन की भी। मेरे ख्याल है समय हो गया, इज इट? क्या भी है? अभी और बात हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि साहित्य को विचारधारा के दबाव में नहीं लिखा जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि हर आदमी एक ही तरह लिखे। अगर हर आदमी एक ही तरह लिखेगा तो साहित्य में वैरायटी कैसे होगी? हर कहानी एक सी लगेगी। डेफिनेटली। एक जो सर ये नए लेखकों पर, माने मुझ पर तो खैर नहीं, बाकी जो मैं नए लोगों को देखती हूँ, नए लेखकों पर एक आलोचकों का एक थोड़ा दबाव रहता है। तो अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि लेखन जो है वो या तो आप इस गुट में है या उस गुट में है, इसका आलोचक अलग, उसका आलोचक अलग। तो नया लेखक किस तरीके से आलोचकों से मुक्त होकर लिखे, एक थोड़ा सा सर इसके बारे में भी आप अगर समझाएं तो। मेरे ख्याल है हर नए लेखक को मेरा जीवन पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं किसी गुट का नहीं हूं। मैं किसी गुट का नहीं हूं, मेरे पे कोई गुट मेहरबान नहीं था कभी भी। मुझे हमेशा बाहर रखा गया। मैंने जब हिंदी लिखनी शुरू की तो मुंबई में रहता था, तो मैं ना तो वामपंथी था ना तो राइट विंग का था, किसी का नहीं था। मैं अपने आप लिखता था, जाके किताब देता था, छपती थी। और मजेदार बात यह है कि मुझे सब ने छापा, मुझे अखबारों ने भी छापा, पत्रिकाओं ने भी छापा, धर्मयुग ने भी छापा, हंस ने भी छापा, हर जगह छपा हुआ, कोई मुश्किल नहीं हुई। तो ये है कि आप केवल लिखिए, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं ना तो वो छपेगा। दूसरी बात, आप लोग कभी भी ना बढ़ाई से खुश ना होइए और आलोचना से परेशान ना हो। मुझे आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बारे में मैं सुनता हूं कि उन्होंने कहा तेजेंद्र शर्मा को कहानी लिखनी नहीं आती। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, सीख लूंगा, कभी तो आ जाएगी ना, आज नहीं आती कभी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं उनकी बात को लेके बैठ जाऊं तो मैं कभी लिख नहीं पाऊंगा। मेरा एम कभी भी किसी आलोचक को खुश करना नहीं रहा।
मैंने किसी आलोचक के लिए कहानी नहीं लिखी। मैंने कभी नहीं चाहा कि अमुक लेखक मेरी तारीफ करे। मैं लिखता रहा, छपता रहा। मैं 23 वर्ष से भारत से बाहर बैठा हूं। छपने की बहुत परेशानियां होती थी उन्होंने, जब पहले ईमेल नहीं था, जब हार्ड कॉपी पोस्ट करनी पड़ती थी। 1.25 पाउंड 1 मिनट का टेलीफोन होता था, उस जमाने से भेज रहे हैं। तो ये सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे लिखना है। जब आप अच्छा लिखेंगे वो अपने आप पहुंचेगा, और जब वो पहुंचेगा तो उसकी तारीफ होगी, और जब उसकी तारीफ होगी तो जाहिर है कि आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। एम आलोचक को खुश करना नहीं, और आपका कंपटीशन केवल आपसे है कि आपकी अगली कहानी आपकी पिछली कहानी से बेहतर हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी सर। और सर अभी जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो लेखक हैं, आजकल लेखक कम एक्टिविस्ट ज्यादा हो गए हैं, तो उसके बारे में भी सर केवल दो, अगर आप कुछ कहना चाहें कि मतलब एक्टिविज्म, तो देखिए एक्टिविज्म नहीं होगा तो लेखन नहीं होगा, लेकिन वो एक्टिविज्म सरकार के पक्ष में है या विपक्ष के मतलब सरकार का तो विपक्ष है ही, लेकिन क्या होता है कि जो लेखकीय एक्टिविज्म है वो विपक्ष के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता है बजाय जनता के पक्ष में। तो ये जो कहाँ समझने में भूल हो रही है कि क्या है सर ये, और थोड़ा सा वो कि मुद्दों की लड़ाई एक्चुअली ईगो की लड़ाई बनी जा रही है। ये सारा सोशल मीडिया का चक्कर है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, ऐसे गैर जिम्मेदार प्लेटफॉर्म जहां आप कहीं भी कुछ भी बोल दीजिए, कोई आंसरेबल नहीं है, आप पे कोई केस नहीं चल सकता, वह आपने बोल दिया, कोई वहां पे सेंसर नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा मानना यह है कि एक्टिविज्म के दबाव में जो साहित्य लिखा जाएगा वो लॉन्गर लास्टिंग होगा नहीं, वो समय के साथ बुलबुले की तरह खत्म हो जाएगा। आपका साहित्य वही जिएगा, वही चलेगा। ऐसा क्यों है कि पंडित सुदर्शन की लिखी हुई कहानी हार की जीत आज तक हमें भूलती नहीं, क्यों याद आती? वो तो किसी उसके दबाव में नहीं लिखी गई, किसी विचारधारा के। हमें क्यों वापसी कहानी अच्छी लगती है उषा प्रेमदा की? कोई कारण तो होगा। हमें रजनीगंधा क्यों अच्छी लगी थी? वो तो बड़ी सॉफ्ट सी कहानी थी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जो चित्रा जी की कहानी, क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो किसी उसमें दबाव में नहीं है। और जब कभी आप एक्टिविज्म से कहानी लिखेंगे तो पहले सेंटेंस से जाहिर हो जाएगा कि आपका उद्देश्य कहानी लिखना नहीं है, आपका उद्देश्य नारे लगाना है। जब आप नारे लगाएंगे साहित्य में तो साहित्य नहीं रचेंगे, वो केवल नारेबाजी तक सीमित रह जाएगा। तो कहानी जो है वो नारों से बचाई जाए और उसे इस तरह से लिखा जाए कि वो हर आदमी के दिल तक पहुंचे। जब तक कहानी दिल को नहीं छुएगी तब तक वो जिएगी नहीं, क्योंकि दिमाग से लिखी हुई चीजें जो हैं वो खुराफात तो पैदा कर सकती हैं, वो साहित्य नहीं कर सकते। जी सर। और एक और सवाल सर आपसे भी है, हम लोग के पास 5 मिनट के करीब, कि आमतौर पर एक बहुत सारी बातें हम लोग लेखकीय आचरण और व्यक्तिगत आचरण की बात करते हैं, तो लेखकीय आचरण व्यक्तिगत आचरण कितना निजी रहना चाहिए, और लेखकीय आचरण जो हम लोग जैसे जो सार्वजनिक मुद्दे हैं वो कितना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत आदर्श की बात करता है, मैं दहेज मतलब दहेज विरोधी एक कहानियां लिखता है, लेकिन अपने बेटे की शादी में पूरा ट्रक भर के दहेज ले आता है, तो ये सर आचरण कितना लेखक को अपनी ये आदर्श जीवन में उतारने चाहिए और कौन से आदर्श जो है वो छोड़ देने चाहिए, ये लेखक कैसे सामंजस्य बिठाए? देखिए, जहां तक तो लेखक के एक अच्छे इंसान होने की बात है, ये हम अपेक्षा करते ही हैं। जैसे सर एक बहुत स्त्रीवादी एक लेखक थे हम लोग के उधर पर, मैं बहुत इम्प्रेस रहा करती थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो अपनी पत्नी को लंबा सा घूंघट में रखते थे, तो माने एक कि आप मतलब कहानी में क्या नहीं, वो क्या है कि एक तो टी.एस. एलियट कहते हैं कि द मैन हु सफर्स एंड द राइटर हु क्रिएट्स, दे आर टू डिफरेंट पीपल। उनको आप मिक्स मत करिए। आप लेखक को
वो इंसान मत समझिए जो सोसाइटी में रह रहा है, क्योंकि कुछ कवि होते हैं जो हर वक्त कल्पनाओं में घूमते रहते हैं, कुछ लेखक होते हैं जो कुछ अपने मूल्य प्रतिपादित करना चाहते हैं। लेकिन ये सच है कि एक लेखक क्योंकि सेंसिटिव होता है, आम आदमी की उससे ये अपेक्षा होती है कि वो घटिया इंसान नहीं होगा। ये हम सोचते हैं क्योंकि वो लेखक है, सेंसिटिव है, तो उसे घटिया होना नहीं चाहिए। अब समाज है, समाज में तरह तरह के विलेन होते हैं, कुछ लाउड होते हैं प्रेम चोपड़ा की तरह, और कुछ चुपके चुपके वाले होते हैं, जैसे कि नसीरुद्दीन शाह बन जाते हैं विलेन, क्वाइट वाले। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हालात से जी रहे हैं, मगर एक्सपेक्ट हम यही करते हैं कि जो हम शोर मचाएं जिस चीज को लेके, जिस चीज के बारे में हम कहें, जैसे बहुत से ऐसे महिला लेखक भी हैं जो जिनका लेखन बहुत बोल्ड होता है, मगर हम देखते हैं कि वो असली जीवन में उस तरह का जीवन नहीं जी रहे हैं। जैसे नीना गुप्ता ने बहुत अच्छी बात कही पीछे, मैं उसकी तारीफ करता हूं। उसने कहा कि मैंने अपने जो निर्णय लिए थे जीवन में, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी उसी तरह के माहौल से गुजरे, क्योंकि ये मेरे अनुभव मुझे बताते हैं कि मैं ठीक नहीं थी। तो वो नहीं चाहती कि मसाबा उस सब से गुजरे जिससे नीना गुप्ता खुद गुजरी। ये वो महिला है जिसने अपनी एक्शन से सीख ली। वो अब ये नहीं कह रही कि वो जो मैंने किया था मैं उस पर आज भी खड़ी हूं और ये सब होना चाहिए। इसी तरह से हमारे बहुत से लेखक हैं जो चीजें कहते कुछ और हैं, मगर उनके अपने जीवन में वो चीजें दूसरे ढंग से होती हैं। और ये केवल पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं पर भी लागू होता है कि महिलाएं भी जो बात कहती हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कहने से वो मॉडर्न कहलाएंगी, तो वो कह देती हैं, मगर वो उस तरह का जीवन जीती नहीं है असल में। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम सब समझते हैं, हम चाहते हैं कि ये समस्या खत्म हो, और हम ये चाहते हैं कि जो लेखक हैं वो ऐसा माहौल पैदा करे कि जिससे ये विश्वास हो जाए। जैसे क्या है कि इंग्लैंड में कोई पुलिस वाला मिलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि नाउ वी आर सेफ, अब ये मिल गया है वर्दी वाला, अब हमें कोई डर नहीं है। काश ऐसा भारत में भी हो जाए कि अंधेरी रात में आपको पुलिस वाला मिले और आप कहें कि हाँ नाउ आई एम सेफ। नहीं सर, ऐसा भगवान की कृपा से मेरे साथ हर बार हुआ है कि मेरी पुलिस वालों ने रक्षा की है, रात को 12:30-1 बजे भी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा लेखकों के लिए पर भी लागू होता है कि जैसे हम सेफ फील करें पुलिस वाले के साथ, ऐसे ही हमें ये महसूस हो कि यार ये लेखक है, तो इससे कम से कम इससे ज्यादा खराब व्यवहार की अपेक्षा नहीं। मुझे लग रहा समय समाप्त हो रहा है।